हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि किसी चार्ज पार्टिकल को जो हम मूव कराते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने की हमने तुम्हें टेक्निक भी बताई थी कि कैसे उस फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। अब उसका कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको हमने 3 मेथड बताए थे डायरेक्शन निकालने के। कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा जो उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं। बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आपके दिमाग में आइडिया प्रैक्टिस नहीं होगी, आइडिया परफेक्शन के साथ नहीं आता। तो आज डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, उन्होंने अगर पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आपको इससे प्रीवियस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें हमने कैसे फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके दिमाग में आइडिया क्लियर होगा। तो हम मान लेते हैं let the current is flowing in a wire। ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 2 एम्पीयर। ठीक है, अब इस वायर से 5 मीटर की दूरी पर एक प्रोटॉन रखा है। कौन रखा है? प्रोटॉन रखा है। ठीक है, और ये प्रोटॉन मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये बताइए। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स इफ प्रोटॉन इज मूव अपवर्ड, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स इफ प्रोटॉन इज मूविंग डाउनवर्ड। तो एक डाउनवर्ड का केस, एक अपवर्ड का केस ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझिए। लेट ए 2 एम्पियर करंट is flowing through a wire, long wire, find the force on a proton which is moving with velocity। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ भी मान लो, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड मान लो, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन। अब 4 डायरेक्शन निकाल लेते हैं। नंबर 1 डाउनवर्ड, नंबर 2 अपवर्ड, ठीक है। तो नंबर 3 परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड, इनवर्ड। नंबर 4 परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, डाउन। तो इससे क्या होगा, आपकी डायरेक्शन का भी आइडिया क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, और नेट फोर्स निकालने की टेक्निक जब तीनों डायरेक्शन दी हो तो भी हम निकल जाए। इसके इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, मगर एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। तो 4 केस हमने लिए। प्रोटॉन सेम वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाए, सेम स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा, बाहर की तरफ जा रहा। डिफरेंट केसेस में लगने वाले फोर्स की वैल्यूज को हमें बताना। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनिए। हमें पता है जो नेट फोर्स लगता है वो कितना लगता है, F = QBP sin।
तो हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए चार्ज पार्टिकल पर, वहां पर जहां पर चार्ज पार्टिकल रखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए। हम जानते हैं, सॉल्यूशन जरा समझ रहे हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं आई है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में हमें Q की वैल्यू पता है, हाँ जी, चार्ज एंड प्रोटॉन पता है। स्पीड इसकी दी हुई है, हाँ जी दी हुई है 10⁴ मीटर पर सेकंड। बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना हुआ वो नहीं पता, तो पहले वो भी निकालना पड़ेगा। साथ में एंगल दिया हुआ है किस किस के बीच, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच, जी वो तो देख के बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और कितना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो यदि हम दिमाग में आइडिया बिठाएं, जैसे दिमाग में करते थे, कई टेक्निक से करेंगे इसको। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या डायरेक्शन बोलते हैं, आई कैप। पॉजिटिव आई एक्सिस को क्या बोलते हैं, जे कैप। और पॉजिटिव जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमें पता। अब कई टेक्निक से करते हैं। अब एक बार बताइए, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ड्यू टू दिस वायर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सबसे पहले बताइए। वायर कैसा है, लॉन्ग है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का मतलब दिमाग में रखना, इनफाइनाइट लॉन्ग है, वो लॉन्ग लिखेगा खाली। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। ठीक है, 2 का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। ठीक है, और I करंट कितना है, 2 एम्पियर अपॉन A डिस्टेंस 5 मीटर। 2 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 10⁻⁷। B की यूनिट है टेस्ला, इज इक्वल टू 4/5 को लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अभी हमारा एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये बी की वैल्यू क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमने क्या बताया, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अपने थंब को किसकी डायरेक्शन में रखो, करंट की डायरेक्शन में रखो, और स्ट्रेच करो फिंगर्स को अलोंग दी पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, टर्न होंगी, वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, और कैसा होगा, इन्वर्ट होगा। इन्वर्ट का मतलब अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ बोर्ड में कोई चीज होती है तो उसका सिंबल क्या होता है, क्रॉस। उसका सिंबल क्या होता है, क्रॉस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, मैग्नीट्यूड कितना है, कितना है, दो चीज पता चली। अब डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस, डायरेक्शन बीच में लिख देते हैं, इनवर्ट, और साथ में कैसी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड या आप नोटबुक पे लिखोगे तो पेपर। ठीक है, अब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो बताओ, अब बताओ, चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन मींस वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फोर्स किस डायरेक्शन में, सॉरी मोशन किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90। तो सबसे पहले केस फर्स्ट स्टडी करते हैं, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। सबसे पहले केस फर्स्ट स्टडी करते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है,
अच्छा, चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है। तो वेलोसिटी किधर, वेलोसिटी वेक्टर, ये तो आपको पता ही। तो वेलोसिटी वेक्टर और मोशन मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। बी की वैल्यू आपको पता है 0.8 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है। वी की वैल्यू पता है आपको कितनी? 10⁴ मीटर पर सेकेंड। साथ में आपको क्या चीज पता है? क्या गिवन है देखो, क्यू चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूल। ये चीजें आपको पता चले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁴ इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आएगा? तो 1.6 इंटू 10⁻0.8 लिख लो। अब 19 में से 4 गया 15 और 7 22, 10⁻⁻22, ठीक है। ये 2 एम्पियर इसका। ये लिख लिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स आ गया? तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, और 2 2 64 दूनी 128 करके देख लेना, इंटू 10⁻⁻22 न्यूटन, और 2 2 64 और डबल कर दिया तो 128, ठीक है, ठीक है। ये फोर्स निकल के आया, मगर इसमें अभी डायरेक्शन नहीं है। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो नीचे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने की मैंने कई टेक्निक बताई थी, आप कोई सी भी टेक्निक लगा लीजिए। नंबर 1 हमने बताया था लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन में? चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। हम क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन। तो ये इसको अंदर की तरफ, तो इस पर जो फोर्स लगेगा अलोंग इधर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप करके देख लो, फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और क्या नाम है, मोशन इधर, तो फोर्स आप करके देख लो। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी। अब यूनिट वेक्टर ले लो, तो F का यूनिट वेक्टर क्या होगा? V का यूनिट वेक्टर किधर की तरफ है? नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होगा? -j। ध्यान से सुनना, यूनिट वेक्टर निकालने, मैग्नीट्यूड तो हमने यहां से निकाल लिया कितनी वैल्यू आई। अब हम डायरेक्शन निकालने हैं, तो इसलिए हम सारे यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। F का यूनिट वेक्टर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल डायरेक्शन चेक करनी है। V की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब माइनस माइनस प्लस J क्रॉस K। कल हमने समझाया था क्या होता है? I। तो यूनिट वेक्टर ऑफ F क्या हो गया? I कैप। I कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वही हमने इस हाथ से निकाला। ये अंदर की तरफ देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी वेक्टर नीचे, फोर्स थंब इधर की तरफ जा रहा। दूसरा मेथड ये, ठीक है। तीसरा मेथड निकालने का हमने एक और बताया था, राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड को रहेंगे, फिंगर्स को किधर की तरफ रखते थे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। थंब को किधर की तरफ रखना है? मोशन ऑफ चार्ज। फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? अंडरस्टैंड? तीनों में से कोई सा भी रूल लगाओ, रिजल्ट तीनों से सेम आए, ठीक है। अब इसके बी पार्ट को समझते हैं।
यदि हम बी पार्ट को ध्यान से देखें तो बी पार्ट में लिखा हुआ है मूविंग अपवर्ड। चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जरा डायग्राम को चेंज कर लेते हैं। चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है? अब ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा अंदर की तरफ। इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बताना। अच्छा एक बात बताओ, यदि इसको ऊपर कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और हमारा जो मोशन की डायरेक्शन है उनके बीच एंगल तो 90 रहा। देखो ये ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एंगल 90 रहा। क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। अब आते हैं डायरेक्शन। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, इन केस सेकेंड तो लिख लीजिए in case second the magnitude of force remains same। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहेगा तो आगे हम जरा स्टडी करते हैं। जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है तो डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या डायरेक्शन भी सेम रहेगी? तो एफ कैप कैसे निकलेगा? एफ कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी यूनिट वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एफ कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब जे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है। अंदर की तरफ का मतलब क्या है? नेगेटिव जेड एक्सिस। और जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एक माइनस लग रहा है तो माइनस। तो अब फोर्स इस पर जो लगेगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे लगेगा? ये तो हमने मैथमेटिक्स से करके देख लिया। अब फ्लेमिंग के रूल से करके देखते हैं। देखिए अंदर की तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड, मोशन किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। थंब का इंप्रेशन किधर की तरफ आ रहा है? इधर की तरफ। यही रिजल्ट। अब राइट हैंड पाम रूल लगा के देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब मोशन की डायरेक्शन में ऊपर, फोर्स पाम की तरफ लगेगा। कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, इसलिए ये माइनस आई। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इससे आपके दिमाग में देखो डायरेक्शन भी क्लियर हो रही होगी अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्लियर होगा। थर्ड केस में हमने चार्ज पार्टिकल को किधर मूव कराया है? शायद अंदर की तरफ मूव कराया है। इनवर्ट और आउटवर्ड दो लिखे थे थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड केस में हमने मान लेते हैं अंदर की तरफ मूव करा है। तो चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ मूव कर रहा है। बताओ फोर्स किधर की तरफ है? फोर्स भी अंदर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल का अगर मोशन भी अंदर की तरफ हो जाए, चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल का मोशन भी अंदर की तरफ हो जाए तो क्या होगा बच्चों? तो देखो थीटा कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ और वेलोसिटी वेक्टर भी अंदर की तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना? 0। साइन 0 0, नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। इसका मतलब एक वायर में करंट फ्लो करें ऐसे, और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा। फोर्थ केस, ये केस थर्ड। केस थर्ड में थीटा इक्वल टू 0, सो नेट फोर्स इक्वल टू 0। फोर्थ केस, चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ मूव कर रहा है और फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और cos 180 की, सॉरी sin 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0।
साइन 180 की वैल्यू 0, तो चार्ज पार्टिकल या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कहीं भी मूव करेगा बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो इस वायर की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये आपको एक डायरेक्शन का आइडिया भी क्लियर हो गया, ठीक है, और आपके दिमाग में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का भी आइडिया क्लियर हो। तो यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो उसकी कमी क्या है? इससे हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। डायरेक्शन के लिए हमें अलग रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं लॉरेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो विदाउट एनी एजिटेशन आप हमें बताएं। मगर बेटा ये 3 डायमेंशन चल रहा है, थोड़ा टिपिकल है मगर समझना जरूरी है। लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल in external electric and magnetic field is known as Lorentz. ठीक है, let moving charge particle of charge q is placed in electric field and magnetic field then net force on charge particle due to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा? F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q इंटू ई, हमने पहले पढ़ा। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो नेट कितना हो गया? F इज इक्वल टू एफ ई वेक्टर प्लस F मैग्नेटिक वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी। दिस इज नोन एज लॉरेंट। ये जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज लॉरेंट। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है दैट गिव्स दी लॉरेंट। नोट कर लीजिए इस चीज को, कॉपी कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे जरा समझते हैं, जब कोई अभी हमने पढ़ लिया जब चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उस पर फोर्स लगता है। क्या ये फोर्स कोई वर्क करता है या इस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आता है? नाउ वी डिस्कस दिस। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं करता। गया फोर्स तो लग रहा है मगर वर्क कैसे नहीं कर रहा, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। मतलब वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मींस यदि कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। मींस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे होगी ये सब हम डिस्कस करना चाहते हैं। बड़ा आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि फोर्स लगा रहा है कोई,
कोई फील्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स से नेट वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है। क्यों है? जरा देखो, वर्क डन ऑब्लिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of a charged particle by magnetic force, by magnetic। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसमें? चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो पहले डिस्कस करते हैं। यदि हम देखें तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर है। देखो, या इससे भी लगाएं तो ये एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके मोशन की डायरेक्शन मींस वी वेक्टर और उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात आपने फोर्स की हेल्प से, फोर्स होने चार्ज पार्टिकल की हेल्प से समझ लिया, क्योंकि F इजिकल टू, यदि हम देखें तो F इजिकल टू Q इंटू V क्रॉस B, और A क्रॉस B की डायरेक्शन A और B से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब A क्रॉस B। अरे आप जानते हो ना वेक्टर से समझो, अगर C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा C वेक्टर। तो C वेक्टर जो A के भी परपेंडिकुलर है, C वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर है। अब आ जाओ लॉरेंट फोर्स में, इसमें मैग्नेटिक फोर्स में F इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यदि हम ध्यान से देखें तो F वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। ये दो पॉइंट्स हमारे समझ में आए। तो इन मैग्नेटिक फोर्स F वेक्टर एंड V वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर है cos थीटा cos 90 हो गया। तो यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है cos 90 की वैल्यू 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0। ठीक है, तो इसी तरह से एफ वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा? एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ठीक है, और ए क्या होता है? डीवी बाई डी टी। तो हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू डीवी बाई एम डीवी बाई डी। किसको लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकलेगा? एम डीवी बाई डी टी बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां जरा समझो। हम क्या जानते हैं? डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2x dx बाई डी टी। ठीक है, इस x को इधर ले दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं? इसको v dv बाई डी टी, m तो कांस्टेंट है, तो x dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो गई? x dx बाई डी टी की वैल्यू हो गई हाफ d बाई डी टी वी। तो इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ m इधर d बाई डी टी
ठीक है, नोट करिए। अब आगे, अब यदि हम m को अंदर ले जाएं तो क्या होगा, हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ, हाफ को भी अंदर ले जा रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और सॉरी कांस्टेंट। भाई किसी चीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया गया। इसका मतलब ये टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया। और काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट होना, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां से जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ठीक है। तो वर्क डन भी कितना हो गया, बड़ा सरप्राइज हो रहा होगा। यदि मैग्नेटिक फोर्स में ही होता, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि मैग्नेटिक फोर्स में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर, उससे उस पार्टिकल की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्क डन कितना होगा, 0, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ये नीचे का ये मत लिखना, ये तो आप पहले ही लिख चुके हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, कर देते हैं। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कैसे हो जाता है कि फोर्स भी लग रहा है और वर्क डन हमेशा 0 होगा, जबकि पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है उसकी। तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे 0 हो जाएगा, इसको जरा डीपली स्टडी करते हैं। देखिए, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, फोर्स लग रहा है तो F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि फोर्स लग रहा है तो m इंटू डीवी बाई डी टी। ध्यान से सुनना जरा इस बात को। तो आप कहेंगे डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं चेंज हो रही। तो यहां आपको एक कंसेप्ट दिमाग में समझना है जरा, वो आपके लिए नेसेसरी है। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मींस वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है, बट स्पीड कैन नेवर बी चेंज। स्पीड कैन नेवर बी चेंज, ठीक है। कहने का मतलब यह है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है, चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को, बट उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। जब स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, स्क्वायर होने की वजह से क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कोई चेंज नहीं आ रही, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट यू रिक्वायर टू कीप इन माइंड। तो क्या माइंड में रखना है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या उसकी स्पीड चेंज होगी, नो नेवर। तो फिर क्या चीज चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको पता ही है। वेलोसिटी चेंज का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। यहां हमने एक चीज नहीं देखी कि हमेशा फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के कम परपेंडिकुलर है। एफ वेक्टर और वी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक जरा और केस ध्यान करिए, कोई ऐसा केस दिमाग में लाइए जिसमें वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर है। तो जरा थोड़ा सा दिमाग में लाइए, अगर
वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट अगर नहीं है तो यदि दिमाग से देखें, यदि देखो हमने आपको 11th क्लास में एक चीज पढ़ी हुई है आपने, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यदि हम ध्यान से देखें तो क्या होता है, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और चार्ज पार्टिकल की वो कोई पार्टिकल है, अभी चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी वेक्टर कैसा होता है, टेंजेंशियल। और रेडियल क्या होता है, एक्सीलरेशन हमेशा रेडियल होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसमें भी आपने देखा होगा क्या चीज है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, जबकि इस पार्टिकल पर फोर्स लगता है। क्या चीज चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं होती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, डायरेक्शन चेंज होती है और फोर्स कंटिन्यूअस लगा रहता है जो सेंटर की तरफ होता है कभी भी। ये वेलोसिटी वेक्टर और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, यदि आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन चेंज होगी बट स्पीड नॉट चेंज। एंड what we know that the force is always perpendicular to the देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइडिया कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है। ऐसा ही मैग्नेटिक फोर्स होता हो जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। कुछ आइडिया दिमाग में क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? तो विदाउट एनी एजिटेशन पूछो, फिर हम नेक्स्ट डे इस पर आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट विच यू रिक्वायर टू कीप इन माइंड। तो ध्यान रखना, ऐसा एग्जाम्पल भी है हमारे पास कि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर है। इसका एग्जाम्पल भी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और कनेक्ट करके फिर नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।